वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। श्री गायत्री शिक्षा निकेतन विद्यालय के ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आप लोग सभी पढ़ रहे हैं मैथ। दोस्तों, लास्ट टाइम मैंने एक्सरसाइज नंबर 1 में एग्जाम्पल नंबर 4 फिनिश किया था। आज के इस लेक्चर में एग्जाम्पल नंबर 5 से मैं शुरुआत करता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 5, इस क्वेश्चन में आपके पास दो टेबल्स हैं। एक तो आपके एक साइड तो है आपके पास रोस्टर रूप और दूसरी तरफ है आपके पास समुच्चय निर्माण रूप। इन दोनों टेबलों को समझने के बाद आपको इन दोनों को मैच करना है। अब मैच कैसे करेंगे आप लोग, ये आप दिमाग लगाइएगा मेरे साथ। बाईं ओर रोस्टर रूप में लिख रहा हूं मैं सवाल को पूरा। बाईं ओर रोस्टर रूप में वर्णित प्रत्येक समुच्चय का दाईं ओर समुच्चय निर्माण रूप में वर्णित समुच्चय से सही मिलान कीजिए। समुच्चय से सही मिलान कीजिए। सही मिलान कीजिए, ये क्वेश्चन है। फर्स्ट, इसमें देखिए वाई और क्या लिखा हुआ है, PRINCAL, इस तरह से। सेकंड, महिला कोष्टक में 0। थर्ड, 1 2 3 6 9 18, 1 2 3 6 9 18। फोर्थ, 3 -3। इस तरह से बाईं तरफ आपको दे रखा है कौन सा रूप, रोस्टर रूप, और दाईं तरफ रैंडमली, किस तरह से, रैंडमली क्या दिया हुआ है, समुच्चय निर्माण रूप। एक धन पूर्णांक है तथा 18 का भाजक है। 18 का भाजक है। v पॉइंट स्मॉल v x सच डेट x एक पूर्णांक है। और x² - 9 बराबर 0। ओके, स्मॉल c पॉइंट x सच डेट x एक पूर्णांक है और इस प्रकार की x+1 बराबर 1। स्मॉल d पॉइंट x सच डेट x शब्द प्रिंसिपल का एक अक्षर है, इस तरह से ये आपका क्वेश्चन है। बाईं ओर आपको, ये बाईं ओर लेफ्ट साइड है, बाईं ओर आपको रोस्टर रूप दिए गए हैं और दाईं ओर आपको समुच्चय निर्माण रूप दिए गए हैं। क्वेश्चन है बाईं ओर रोस्टर रूप में वर्णित प्रत्येक समुच्चय का दाईं ओर समुच्चय निर्माण रूप में वर्णित समुच्चय से सही मिलान कीजिए। यहाँ पर 4 हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, यहाँ पर ABCD है 4। सॉल्यूशन, मिलान करना है, कौन सा किससे मिलता है।
दोस्तों मैं आपको अभी बता देता हूँ, समुच्चय निर्माण रूप से रोस्टर रूप प्राप्त करना ज़्यादा इजी है। यह आप हमेशा महसूस करोगे। समुच्चय निर्माण रूप से रोस्टर रूप प्राप्त करना ज़्यादा इजी है, इस तरह से मिलान करना भी ज़्यादा इजी है। स्मॉल ए पॉइंट को लीजिए आप, स्मॉल ए पॉइंट, एक्स सच डेट एक्स एक धन पूर्णांक है, एक धन पूर्णांक है तथा 18 का भाजक है, 18 का भाजक है। ये आपका रोस्टर रूप बनाना है इसका आपको, तो देखिए किस तरह से बनाएंगे, दिमाग लगाइए। 18 के भाजक और धन पूर्णांक रूप से कौन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जो उनसे आप देखेंगे। 18 को क्या एक तो दुनिया में सबको विभाजित करता है। 18 को क्या 2 विभाजित करता है, बिल्कुल करता है। 3 करता है, 3 6 18 होता है। 4 नहीं करता, 5 नहीं करता, 6 करता है, 7 नहीं करता, 8 नहीं करता, 9 दूनी 18 9 करता है। उसके अलावा 10 से लेके और आगे 17 तक नहीं करेगा, लास्ट में कौन करेगा, 18। इसका जब हमने रोस्टर रूप निकाला इस तरह का हमें प्राप्त हुआ। अब ये है किससे मिलता है, आपका इससे मिलता है। तो फर्स्ट जो इसका ए है उसका मिलन, उसका मिलान किससे हुआ है, थर्ड से हुआ है, जो कि थर्ड के अनुसार है। मैंने लिख दिया यहाँ पर, जो कि किसके अनुसार है, थर्ड के अनुसार है। आ गया होगा समझ में, बिल्कुल इजी है। जब 18 के भाजक निकाले, भाजक उसे बोलते ऐसी सभी धन पूर्णांक संख्याएं जिनका 18 में पूरा भाग चला जाए। 1 से शुरुआत करें तो 1 2 3 ऐसी सभी संख्याएं ये हैं जिनका 18 में पूरा भाग जा रहा है। अगली संख्या ले लीजिए आप लोग, अगला जो है समुच्चय निर्माण रूप ले लीजिए बी पॉइंट। एक्स सच डेट एक्स एक पूर्णांक है, और एक्स स्क्वायर माइनस का 9 बराबर 0, इस तरह से है। इसका रोस्टर रूप निकाल लीजिए दिमाग में। पूर्णांक तो आपको पता ही है, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था आपको। पूर्णांक कौन सी संख्या होती हैं, ऐसी सभी संख्याएं जिसमें धनात्मक ऋणात्मक पूरे अंक आते हैं 0 के साथ। जैसे 0 के दाईं ओर देखें तो 1 2 3 ... और 0 के बाईं ओर देखें तो -1 -2 -3 ... अनंत तक जाती, माइनस अनंत तक जाती हैं। इस तरह से सभी संख्याएं पूर्णांक होती हैं। अब आप क्या करोगे, एक्स स्क्वायर माइनस 9 बराबर 0 का रफ कार्य करके एक्स के मान निकालोगे। सारे मान जो निकल सकते हैं प्लस माइनस के चिन्ह के साथ। इसका रफ कार्य मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, आप इधर देखोगे इसका रफ कार्य करना होता है एक्स स्क्वायर माइनस 9 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या हुआ दोस्तों, 9। इसके 2 मूल आ जाएंगे, 9 का रूट निकालेंगे इस तरह से, तो क्या आ जाएगा, 3 आएगा। आप तो 3 लिख देते हो, 9। आपको आंसर कितने देने, दोनों प्लस माइनस 3। कभी भी किसी संख्या से रूट निकलता है तो हमें 2 तरह से आंसर मिलते हैं, प्लस माइनस, ठीक है। तो 9 का रूट हो जाएगा प्लस माइनस 3, राइट। तो आपके पास दोनों ही पूर्णांक होते हैं, एक प्लस का 3 हो तो भी पूर्णांक और एक माइनस का 3 हो तो भी पूर्णांक। तो इसके कितने आंसर मिले हमें, 2 आंसर, -3, इसका रोस्टर रूप निकाला, हमें क्या मिला, -3, है क्या इनमें से, है ये रहा। वो कैसे भी लिख दो, नो प्रॉब्लम। 3 पहले -3 पीछे लिखा है, नो प्रॉब्लम। बस आप ये देखिए मिल गया क्या, हाँ बिल्कुल मिलान हो गया। किसके अनुसार हो गया, जो कि 4th के अनुसार है, 4th के अनुसार है। तो ये मिल गया बी आपका 4th से, ऐसे बोल लो 4th मिल गया बी से। सी पॉइंट देखिए आप लोग, एक्स सच डेट एक्स
एक पूर्णांक है और x + 1 बराबर 1, तो इसका रोस्टर रूप अपनी तरफ से निकाल लीजिए, उसमें मिलान बाद में कर लेंगे, पहले अपनी तरफ से निकाल लीजिए। पूर्णांक आपको बता ही रखा है, नॉलेज है आपको, इस इक्वेशन के हिसाब से सॉल्यूशन निकाल लो। रफ कार्य कर लीजिए, आप यहीं पर कर लेते हैं रफ कार्य। दिया क्या हुआ है, x + 1 बराबर 1 दिया, यह है सॉल्यूशन। x के ले लीजिए, क्या मिल जाएगा आपको दिख रहा है 0, 1 इधर जाएगा, 1 - 1 0 हो जाएगा। तो इस तरह से आपका x का जो सॉल्यूशन है वो क्या मिला 0। अब दिमाग लगाइए, क्या 0 पूर्णांक है? बिल्कुल 0 पूर्णांक होती है। तो आप इस 0 को यहाँ लिख लीजिए, यही आपको केवल एकमात्र आंसर मिला है। क्या ऐसा आपको दिया हुआ है कहीं? बिल्कुल दिया हुआ है सेकंड में। तो इसका मिलान किससे हुआ? सेकंड से। आ गया होगा समझ में, बहुत इजी है, जो कि सेकंड के अनुसार है। दोस्तों एक चीज़ मैं आपको अभी बता देता हूँ कि ये जो आपकी थिंग्स चल रही हैं अभी बिल्कुल नॉर्मल थिंग्स है, आपको केवल समझने की चीज़ें हैं, ये कोई क्वेश्चन नहीं है। बस आपको ये समझना है कि किस तरह से समुच्चय निर्माण रूप होता है और किस तरह से रोस्टर रूप होता है, जिससे आप कभी भविष्य में आपके सामने कोई चीज़ आए तो आप तुरंत कर दो उसे। इनका उपयोग होता है मैथ में, मैंने आपको पहले ही बताया था। प्रायिकता एक एक्सरसाइज है जहाँ पर इसका उपयोग होता है। चौथा पॉइंट है एक्स सच दैट एक्स शब्द प्रिंसिपल PRINCIPAL का एक अक्षर है, दोस्तों इस तरह के मीनिंग का रोस्टर रूप मैं आपको निकालना सिखाता हूँ। प्रिंसिपल है, इसका एक अक्षर है। अब प्रिंसिपल में डिफरेंट जितने अक्षरों से ये बना है उनको लिख लीजिए। P लिख लेते हैं सबसे पहले, उसके बाद R भी डिफरेंट है, उसके बाद I भी डिफरेंट है, देख लो, उसके बाद N भी डिफरेंट है, उसके बाद C भी डिफरेंट है, I फिर आ गया। I को अब मत लिखिए क्योंकि I हम पहले ही ले चुके हैं। आ गया समझ में आपके? P फिर से आ गया, मत लीजिए क्योंकि P हम ले चुके हैं। A बिल्कुल लीजिए, A को, A डिफरेंट है। L को भी लीजिए। तो इस तरह से प्रिंसिपल शब्द का जो अक्षर है उसमें किसी भी अक्षर को आप रिपीट मत कीजिए जब हम रोस्टर रूप बना रहे हैं। समुच्चय निर्माण रूप में उपस्थित किसी भी वर्ड, जैसे प्रिंसिपल लिखा हुआ है, इसको रोस्टर रूप में जब हम लिखते हैं तो एक अक्षर दोबारा नहीं लिखते हैं। जैसे प्रिंसिपल में 2 बार P आ रहा है, हमने यहाँ पर कितनी बार लिखा है? 1 बार। जैसे प्रिंसिपल में 2 बार I आ रहा है, हमने यहाँ पर कितनी बार लिखा है? 1 बार। इस तरह से आप ध्यान रखिएगा इस चीज़ को कि आपको कोई भी अक्षर 1 से ज़्यादा बार नहीं लिखना है, 2 बार नहीं लिखना है। तो इस तरह से आपने ये कहाँ पर देखा है? यह आपने देखा है फर्स्ट पॉइंट में। तो अपन क्या लिख देते हैं? जो कि फर्स्ट के अनुसार, किसके अनुसार है? फर्स्ट के अनुसार है। इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। तो एग्जाम्पल 5 में आपके 4 पार्ट थे, इनको 4 पार्ट्स में मिलाना था। आपने रोस्टर रूप ना लेकर समुच्चय निर्माण रूप लिया। समुच्चय निर्माण रूप से रोस्टर रूप प्राप्त करना ज़्यादा ईजी होता है। आपने प्राप्त किए, आपने मैच किए, मैच करने के बाद बताया किसका किससे मैच हुआ है। ओके, तो इस तरह से आपके इस एक्सरसाइज के सारे एग्जाम्पल्स फिनिश हो जाते हैं। अब हम लेंगे दोस्तों आप सबके सामने एक्सरसाइज नंबर 1.1। अभी तक आपने सारे क्वेश्चन जो भी किए हैं वो हुए सोल्ड क्वेश्चन। किसको बोलते हैं? जो एग्जाम्पल्स होते हैं उनको सोल्ड बोलते हैं, क्योंकि उनके सॉल्यूशंस लगभग आपके पास दिए गए होते हैं। अब हम इस प्रश्नावली के अनसोल्ड क्वेश्चन उठाएंगे जो आपके 1.1 में आपको मिलेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, वो अपना दिमाग भी लगाइए। बहुत इजी है मैथ, मैं आप सभी से आज ही कह देता हूँ
और भी इजी बना लेंगे इस मैथ को मिलकर। आइए एक्सरसाइज 1.1, एक्सरसाइज 1.1 मैंने यहाँ पर डाल दिया है। 1.1 एक्सरसाइज चालू हो चुकी है आपकी। फर्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन आप अपनी बुक में देख रहे हो। ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ सबके पास बुक्स हैं, सबके पास बुक्स हैं, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए क्या करूँगा, क्वेश्चंस को अगर होगा कोई टेढ़ा तो उसको लिख दूंगा। अब पहला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन से समुच्चय हैं, निम्नलिखित में से कौन से समुच्चय हैं, अपने उत्तर का औचित्य बताइए। औचित्य मतलब उसका रीजन बताइए कि क्यों समुच्चय है और क्यों समुच्चय नहीं है। ये आपको अपने लिए बताना है, अपने आप को समझाने के लिए बताना है, बाकी का कुछ नहीं है। मैं फिर भी लिख रहा हूँ, लेकिन आपसे ये सबसे निवेदन है कि आप अपने पास बुक जरूर रखिएगा। कौन से समुच्चय हैं, उत्तर का औचित्य भी बताइए। फर्स्ट, जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। दोस्तों थोड़ा सा मैं आपको अभी अपने बारे में बता दूं, थोड़ा सा इन दिनों 2-3 दिनों से मेरी तबीयत थोड़ा सा हल्का है। 2 दिनों से विशेषकर जो वायरल वगैरह चल रहा है, मेरे को बीमारी थोड़ा सा है, तो फिर भी लेकिन मैंने आपका मिस ना हो तो मैंने इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए आपको लेक्चर देना उचित समझा। कोई बात नहीं, क्या फ़र्क पड़ता है अगर आधा घंटा में या 1 घंटा आपको लेक्चर दे देता हूँ, तो मैं अपनी पूरी कोशिश आपके साथ रखा हुआ हूँ। अभी गला भी सही नहीं है, थोड़ा सा आवाज़ भी बेटर नहीं निकल रही है। जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। यहाँ से मैं इसका रोस्टर रूप ले लेता हूँ। रोस्टर रूप तब ले पाऊँगा जब मुझे इसका आंसर कॉमन मिलेगा। उसने कहा है कि कौन से समुच्चय हैं और कौन से समुच्चय नहीं है। इनडायरेक्टली उसने ये कहा है। मैं आपको बता देता हूँ, पहले भी मैंने आपको बताया कि समुच्चय वो होता है जो एक कॉमन आंसर देता है। समुच्चय वो होता है जो एक कॉमन आंसर देता है। कॉमन आंसर कैसा मतलब, जिसको अगर 10 स्टूडेंट्स, नॉलेज वाले स्टूडेंट्स के सामने रखा जाए तो 10 स्टूडेंट्स सभी उसका समान आंसर देंगे कि हाँ यही इसका आंसर होगा। तो वह समुच्चय होगा आपके सामने, ठीक है। जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले महीने, जो भी स्टूडेंट महीनों के बारे में जानता है वो बिल्कुल आसान सही तरीके से सिंपल एवं कॉमन आंसर देगा। क्या क्या देगा, जनवरी, और आगे क्या देगा, जून, और आगे क्या देगा, जुलाई, एंड हो जाएगा और यही आंसर सबका कॉमन मिलेगा। तो यह क्या है, एक समुच्चय। कॉमन उभयनिष्ठ आंसर किसी तर्क के अनुसार मिले तो वह क्या होता है, समुच्चय होता है। और बिना तर्क के कोई आंसर मिलते हैं तो वो डिफरेंट होते हैं, इसलिए वो समुच्चय नहीं होते। अभी मैं आपको और आंसर बताऊंगा। तो जे अक्षर से आरंभ होने वाले महीने इसके अलावा और कोई नहीं होंगे, इसीलिए यह क्या हुआ, समुच्चय। यह एक समुच्चय है, आंसर आपको देना है, यह एक समुच्चय है। सेकंड, भारत के
10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। लेखकों का संग्रह। दोस्तों यह एक समुच्चय नहीं है। क्यों नहीं है, इसका आंसर मैं आपको बताता हूं क्यों। ध्यान से सुनो। भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखक हैं। अभी 10 व्यक्तियों को सेलेक्ट किया जाए या 50 व्यक्तियों को सेलेक्ट किया जाए इस चीज़ का आंसर देने के लिए, आप खुद बता सकते हो, बिल्कुल बता सकते हो कि सबके कॉमन आंसर नहीं होंगे, क्योंकि प्रतिभाशाली लेखक होने का कोई मापदंड नहीं है। मापदंड किसे कहते हैं, सुने। प्रतिभाशाली लेखक की बजाय आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए। आप क्रिकेट में नॉलेज रखते हैं, प्रतिभाशाली बल्लेबाज, ठीक है। आपने क्या लगाया, लेखक की बजाय प्रतिभाशाली बल्लेबाज। तो सोचिए, अभी आपसे क्वेश्चन किया जाए कि 10 प्रतिभाशाली बल्लेबाज के नाम लिखिए। आप लिख दोगे अपने हिसाब से जो आपको अच्छे लगते हैं। 10 प्रतिभाशाली बल्लेबाज जो आपको अच्छे लगते हैं। आपका दिमाग जिस तरह का बल्लेबाज चाहता है आप उस तरीके से लिख दोगे। हो सकता है आप महेंद्र सिंह धोनी लिख दो, हो सकता है आप रोहित शर्मा लिख दो, हो सकता है आप युवराज सिंह लिख दो, कुछ भी आप लिख सकते हो। लेकिन अभी आपके दोस्त से यही सवाल पूछा जाए 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली बल्लेबाजों के नाम, तो वो अपने हिसाब से लिख देगा ना। तो डिफरेंट आंसर हो सकते हैं। इसका मतलब 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली बल्लेबाज होने का आपके पास कोई मापदंड नहीं है। किस मायने में कहें, अभी इसी क्वेश्चन को मैं आपके सामने घुमा दूं, आपके सामने ये कह दूं मैं कि 10 रनों के हिसाब से, किसके हिसाब से, रनों, जिसने सबसे ज़्यादा रन बनाए हैं, ऐसे 10 बल्लेबाजों का समुच्चय। अगर आपको नॉलेज होगी तो आप सबके कॉमन आंसर होंगे। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अब मैंने बोल दिया रनों के हिसाब से, तो रनों के हिसाब से सबसे ज़्यादा रन किसने बनाए, सचिन तेंदुलकर ने। नॉलेज है अगर आपको तो आप आंसर सचिन तेंदुलकर सबसे पहले दे दोगे आप। उसके बाद आप इंडिया के भी कुछ होंगे, कुछ और देशों के होंगे कि नहीं होंगे, लेकिन वहाँ पर एक मापदंड मिला हमें। तो इस स्थिति में जैसे बल्लेबाज वैसे ही लेखक, उनके प्रतिभाशाली होने का हमारे पास कोई मापदंड नहीं है। सभी के आंसर्स क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। उम्मीद करता हूं आपके समझ में आया होगा। एक बार और, भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखक पूछे हैं। सबका प्रतिभाशाली लेखक को कैचअप करने का तरीका अलग अलग तरीके से होता है। कोई किसी को प्रतिभाशाली मानता है, कोई किसी को मानता है। सबके आंसर्स डिफरेंट होते हैं, इसीलिए इसको हम समुच्चय नहीं बोलते हैं। आ गया होगा अब आपके समझ में। यह एक समुच्चय नहीं है। आंसर कैसे दोगे, यह एक समुच्चय नहीं है, क्योंकि प्रतिभाशाली लेखक होने का कोई मापदंड नहीं है कि किस मायने में हम कह रहे हैं कि वो प्रतिभाशाली है। हाँ, अगर वो ये कह देता सबसे अधिक बुक रची उस हिसाब से, तो उसकी नॉलेज होती तो आंसर आपका कॉमन आता। नॉलेज भी होना जरूरी है। थर्ड, मापदंड का मतलब मायना, वह वजह जिसकी वजह से प्रतिभाशाली होते हो। तो वो वजह नहीं दी इसने, केवल सिंपल ही लिख दिया प्रतिभाशाली। तो कोई किसी तरह से मानता है, कोई किसी तरह से मानता है। आराम से कर रहे। विश्व के आगे देखो वही चीज जिसके बारे में मैं भी आपको बता रहा था, सर्वश्रेष्ठ
11 बल्लेबाजों का संग्रह। विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। दोस्तों फिर कह दिया इसने, अभी मैं इसी की चर्चा कर रहा था आपके सामने। सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाज। आप ऐसा किया करो कि नॉलेज अगर उस बल्लेबाजी की आपको है, अगर नॉलेज अगर आपको क्रिकेट की है, तो आप अपने साथ 2 दोस्तों को और बैठा लीजिए और आप इसके विश्व के सर्वश्रेष्ठ 10 बल्लेबाजों के नाम अपने अपने रोस्टर रूप बनाइए। अगर आपके और आपके दोस्तों के सबके रोस्टर रूप समान हो जाएं, फिर तो यह समुच्चय है, वरना नहीं है। तो आप क्लियर सी बात है, यह समुच्चय नहीं है। सबके आंसर कॉमन नहीं होंगे। क्यों? डिफरेंट होंगे। सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाज, उसको मापने का कोई मापदंड नहीं है। आ गया होगा समझ में आपके? डिफरेंट आंसर मिलेंगे सबके। अगर समुच्चय, इस समुच्चय का रोस्टर रूप निकालें तो डिफरेंट आंसर्स मिलेंगे सबके। यह एक समुच्चय नहीं है। कारण? क्योंकि किस मायने में सर्वश्रेष्ठ कह रहे हैं वो मायना हो जाए बस। क्योंकि सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज होने का कोई मापदंड नहीं है। होने का कोई मापदंड नहीं है। फोर्थ, आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। तो ये क्या है? बिल्कुल होगा समुच्चय। समुच्चय है। क्लियर सी बात है। आप जिस क्लास में बैठे हैं उसमें जितने बच्चे हैं उनका संग्रह पूछा है। न केवल आप आंसर दोगे बल्कि आपका एक दोस्त भी आंसर देगा, तो वो सारे आंसर कॉमन ही होंगे। क्योंकि कक्षा के सभी बालक तो वही रहेंगे, हमेशा ही बदलेंगे थोड़ी, वो बदल नहीं सकते, इसलिए वो क्या होंगे? समुच्चय होंगे। इसका आंसर देने की, वैसे इसका कारण बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सिंपली नहीं होने का कारण होता है, जैसे यहाँ दिया यहाँ दिया। होने का कोई कारण नहीं है। होने का कोई कारण नहीं है। होने का क्या है? क्लियर सी बात है। आप खुद दिमाग लगाइए। जिस कक्षा में आप लोग बैठे हैं उस कक्षा के सभी बालकों का संग्रह आपसे पूछा गया है। सिंपल सी बात है। जो भी कक्षा में बालक होंगे उनको आप कॉमा लगा कर लिख दोगे महिला कोष्टक में, तो समुच्चय हुआ ना। तो समुच्चय होना आवश्यक है। तो इस तरह से आपकी वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए, इस वजह से इसको शॉर्ट रखते हैं। और आगे कल अन्य लेक्चर में आपको हम इससे आगे का टॉपिक पढ़ाएंगे।